polyfluid and circulation या सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और हम स्टडी करने जा रहे हैं, बोलो नंबर 20, बोलो पोर्टल सिस्टम, ठीक है। पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम मतलब निवाहिका तंत्र, ठीक है। पूरी बायोलॉजी में हम बोलते जरूर है कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें होता है क्लासिफिकेशन। यहाँ हम पूरा पोर्टल सिस्टम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पोर्टल सिस्टम बहुत इजी है। पोर्टल सिस्टम की थीम मैं आपको बता देता हूं कि पोर्टल सिस्टम में क्या होगा। देखो, मैंने कहा सम वेव्स, सम वेन्स मिलकर एक स्पेसिफिक पोर्टल वेन बनाती है। वो स्पेसिफिक पोर्टल वेन एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाती है, फिर उस ऑर्गन से ऑर्गन वेन निकलती है। वो ऑर्गन वेन आईवीसी या बोलो एसवीसी, एसवीसी या आईवीसी में ओपन होती है और फाइनली आईवीसी एसवीसी के द्वारा ब्लड कहाँ चला जाता है? हार्ट में चला जाता है। मेरी बात को समझना, पोर्टल सिस्टम का एक सिंपल सा फंडा है, तो इसको फॉलो करेंगे कि कुछ वेन मिलेगी, वो एक स्पेसिफिक पोर्टल वेन बनाएगी, वो स्पेसिफिक पोर्टल वेन एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाएगी और जिस ऑर्गन में जाएगी उसी के बेसिस पर उस पोर्टल सिस्टम का नाम होगा। अगर किडनी में जाएगी तो रीनल पोर्टल सिस्टम, लीवर में जाएगी तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, और हमारा हाइपोथैलेमस की पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगी तो हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्लियर? देन ऑर्गन वेन, ऑर्गन वेन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर किडनी में गई तो किडनी से निकलने वाली वेन रीनल वेन, लीवर में गई तो लीवर से निकलने वाली वेन हिपेटिक वेन, और देन अगर आईवीसी में जाएगा एसवीसी में, ऊपर वाले पार्ट में अगर कोई पोर्टल सिस्टम है तो एसवीसी में, नीचे वाले पार्ट में तो आईवीसी में, देन फाइनली किस में चला जाएगा? ब्लड हार्ट में चला जाएगा। तो पोर्टल सिस्टम को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले इसकी ये थीम ध्यान रखो, आपको कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। अब मैंने कहा यहां पर ये तो थीम बताई, मैंने कहा टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम, ठीक है। 3 तरह के पोर्टल सिस्टम होते हैं। एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, पूरा पोर्टल सिस्टम एक साथ पढ़ा रहा हूं फिर नोट करना, ठीक है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और तीसरा हाइपोथैलेमिक, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल, ठीक है, सिस्टम। मतलब पहला है यकृत निवाहिका तंत्र, सॉरी पहला है बोलो वृक्क निवाहिका तंत्र, दूसरा कौन सा है? यकृत निवाहिका तंत्र, और तीसरा कौन सा है? हाइपोथैलेमिक, ठीक है, हाइपोफाइजियल निवाहिका तंत्र, ठीक है। तो इन तीनों को पढ़ना है। थीम क्या है? एक तो कौन सा पोर्टल सिस्टम किस में मिलता है, एक बात, और उसका सिस्टम क्या रहता है। सिस्टम मतलब हर एक में इसको फॉलो करना है कि एक पोर्टल सिस्टम में कौन सी वेन मिलेगी, कौन सी पोर्टल वेन बनाएगी, किस ऑर्गन में जाएगी, और उसके बाद की कहानी तो बहुत इजी है कि ऑर्गन से निकलेगी उसकी वेन और वो एसवीसी में जाएगी, आईवीसी में, डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑर्गन कहाँ है, अपर पार्ट में है कि लोअर पार्ट में है, देन हार्ट में जाएगी। क्लियर? इसी को मैं फॉलो करूंगा। तो मैंने कहा पहला स्टडी करते हैं, पहला है रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम, तो सबसे पहली बात कहूंगा प्रेजेंट
इन कोलोफेसिस एंड एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस मतलब किस में उपस्थित होता है? मछली और उभयचरों में। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? जो मैंने आपको थीम बताई है, जो मैकेनिज्म बताई, उसी को फॉलो करना है। यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोलो पोस्टीरियर लिम, ठीक है, वेन प्लस पोस्टीरियर पार्ट वेन, ये मिलती है और रीनल पोर्टल वेन बनाती है। रीनल पोर्टल वेन किडनी के अंदर जाती है और किडनी से रीनल वेन निकलती है और रीनल वेन आईवीसी में जाती है और आईवीसी के अंदर से हार्ट में जाती है। ये कौन सा पोर्टल सिस्टम हो गया? बोलो रीनल पोर्टल सिस्टम। सिंपल सी बात समझ में आए? बोलो ओके। मैंने कहा बोलो एब्सेंट, ठीक है, इन रैबिट एंड ह्यूमन। बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन के अंदर कौन सा पोर्टल सिस्टम नहीं होता है, तो रीनल वृक्क निवाहिका तंत्र, रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में नहीं होता है। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो अच्छा। उसके बाद दूसरा कौन सा है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। बोलो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, इसके लिए क्या पता होना चाहिए? सबसे पहली बात बोलो प्रेजेंट इन फ्रॉग, रैबिट एंड ह्यूमन। ओके, तीनों में होता है। उसके बाद लार्जेस्ट पोर्टल सिस्टम। ओके, सबसे बड़ा जो आपका हिपेटिक पोर्टल सिस्टम ही होता है। कैसे बनता है? तो मैंने कहा रिलेटेड टू 4 एलिमेंट्री केनाल वेन। मतलब कभी पूछा जाए हिपेटिक पोर्टल सिस्टम किन वेन से रिलेटेड है, तो हमारी एलिमेंट्री केनाल की 4 वेन से रिलेटेड है। बोलो आपको पता जो लीवर है वो टोटली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट रहता है। क्लियर? तो यहां पर मैंने कहा अगेन नंबर 1 मैंने लिखा लीनोगैस्ट्रिक। बोलो लीनोगैस्ट्रिक, ठीक है, वेन। यहां पर लिख देता हूं रिलेटेड टू स्टोमक एंड स्प्लीन। ओके, नंबर 2 मैंने कहा यहां पर लीनोगैस्ट्रिक के बाद ड्यूओडेनल वेन, ठीक है, रिलेटेड टू ड्यूओडेनम। ओके, तीसरा एंटीरियर वेन, ओके, रिलेटेड टू इलियम, सिकम एंड कॉलन। ठीक है, नंबर 4 posterior vein, okay, related to rectum and anus। ठीक है, एंड एनस। तो ये जो चारों वेन मिलेगी और उसके बाद क्या बनाएगी? आप कहोगे हिपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, हिपेटिक पोर्टल वेन। हिपेटिक पोर्टल वेन किस में जाएगी? लीवर में। लीवर से कौन सी निकलेगी? लीवर की हिपेटिक वेन। और हिपेटिक वेन लीवर, हिपेटिक वेन किस में ओपन होगी? आईवीसी में। और आईवीसी फाइनली किस में जाएगा? बोलो हार्ट में। आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो सिंपल सी मैकेनिज्म है कि आपको क्या ध्यान रखना, कुछ वेन मिलकर अपनी एक स्पेसिफिक पोर्टल वेन बनाती है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाती है, फिर ऑर्गन वेन निकलती है, वो आईवीसी एसवीसी में जाती है और लेटर ऑन फाइनली हार्ट में जाती है। क्लियर? क्योंकि सर्कुलेशन सारा लास्ट एंड में कहा जाएगा? हार्ट के अंदर। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम समझ में आया? बोलो आपको ओके। तीसरा मैंने कहा हाइपो, ठीक है, थैलेमिक, हाइपोथैलेमिक, ठीक है, हाइपोथैलेमिक, ठीक है, हाइपोफाइजियल, ठीक है, पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ओनली प्रेजेंट इन
ह्यूमन, ठीक है। दूसरी बात, स्मॉलेस्ट पोर्टल सिस्टम, मतलब लार्जेस्ट बता दिया, स्मॉलेस्ट बता दिया। लार्जेस्ट कौन सा है? हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। स्मॉलेस्ट मैंने कहा आपको पोर्टल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा रिलेटेड टू, बोलो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या होगा इसके अंदर? मैंने कहा हाइपो थैलेमिक, हाइपो, यहां पर क्या लिख रहा हूं? हाइपो थैलेमिक, ठीक है। वैन, बोलो क्या करती है? हाइपोफाइजियल, बोलो पोर्टल, ठीक है। हाइपोथैलेमिक वेन जो है वो क्या करती है? हाइपोफाइजियल पोर्टल, ठीक है, वेन बनाती है। और ये कहा जाती है, बोलो मैंने कहा एंटीरियर, ठीक है, पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। मेरी बात समझ में? हाइपोथैलेमिक वेन हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन बनाती है, वो किस में जाती है? एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एट हाइपोथैलेमस। आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस के वेंट्रल सरफेस पे ही क्या होती है? बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है। फिर इससे क्या निकलेगी? बोलो मैंने कहा यहां पर एंटीरियर, बोलो एंटीरियर, ठीक है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी वे निकलेगी और डेफिनेटली एसबीसी में जाएगी क्योंकि ब्रेन के अंदर है। और एसबीसी लेटर ऑन किस में जाएगा? बोलो हार्ट के अंदर। तो आपको थीम समझ में आए? मतलब पूरे पोर्टल सिस्टम का अगर कुछ ध्यान रखना है तो वो है ये वाली थीम। हाँ समझ, इसी थीम को मैंने फॉलो किया है कि सम वेन्स मिलेगी और वो स्पेसिफिक पोर्टल वेन बनाएगी। वो स्पेसिफिक पोर्टल वेन अपने एक स्पेसिफिक ऑर्गन या स्ट्रक्चर में जाएगी, वहां से ऑर्गन वेन निकलेगी, वो अपने नियर एसवीसी आईवीसी में ओपन होगी। देन लेटर ऑन वो किस में जाएगी? हार्ट में जाएगी। और हार्ट में कहा जाएगी? आईवीसी एसवीसी हम जानते हैं राइट ऑरिकल में जाएगी। क्लियर? तो आई थिंक मैं आपको पोर्टल सिस्टम समझाया, समझ में आया? बोलो बहुत इजी है मेरी नज़र से देखो तो। एग्जाम में तो यही आता है कि कौन सा पोर्टल सिस्टम किस में होता है और किस ऑर्गन से रिलेटेड होता है। आपको कोई नहीं पूछेगा कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम को पूरा बताइए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। मेरी बात समझ में आई? बोलो। तो इसका मतलब ये थीम आपको पता होनी चाहिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी थीम को मैंने फॉलो किया है, ओके। नोट करोगे? बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो ठीक है। जी जी, इसी थीम को मैंने बताया, कुछ वैन मिलेगी, अपनी एक स्पेसिफिक पोर्टल वैन बनाएगी, वो अपने एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाएगी, देन ऑर्गन वैन निकलेगी, नियर बाई एसवीसी आईवीसी में ओपन होगी, देन लेटर ऑन वो फाइनली हार्ट में चला जाएगा। हाँ समझ में आए? बोलो। तो ये भी एक पार्ट ऑफ सर्कुलेशन ही है, बस इसमें वो लोग कुछ वैन मिल करके अपना पोर्टल, मतलब एक अपना तंत्र है, बाकी लेटर ऑन आना तो हार्ट में ही है, ठीक है। ओके, ये नोट बोलो।
हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। यकृत निवाय का तंत्र, एक वृक्क निवाय का तंत्र, ठीक है। एक रिलेटेड टू किडनी, एक रिलेटेड टू लिवर, एक रिलेटेड टू पिट्यूटरी, ओके। केवल ह्यूमन में होता है, ये वाला रैबिट फ्रॉग ह्यूमन में होता है, ये वाला और पोलर फिश में होता है। तो बहुत सी बार एग्जाम में आता है कि रैबिट में नहीं, वो फ्रॉग में कौन कौन सा होता है, तो फ्रॉग में रीनल पोर्टर सिस्टम भी होता है और हिपेटिक पोर्टर सिस्टम। वुमन में हिपेटिक और हाइपोथैलेमिक दोनों होते हैं, वुमन में कौन सा नहीं होता है, रीनल वाला नहीं। क्लियर, ओके। तो बहुत सी बार बायोलॉजी में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा स्तनधारियों के लिए, मानव के लिए सही नहीं है या सही है, तो आपको पता होना चाहिए रीनल पोर्टर सिस्टम एब्सेंट इन। क्लियर, ओके। ये मैंने लिखा है इंग्लिश समझ में आ गया, बोलो ओके। ओके, ये मैंने लिखा समझ में आ जाएगा बोलो आपको, ठीक है। हो गया।
हो गया? नेक्स्ट करूं? तो केवल समझाने के लिए, आपको याद कुछ नहीं करना है, याद काम की चीज मैंने ऊपर 3 पॉइंट लिख दिए हैं। बात समझ में आए बोलो? पहला, प्रेजेंट इन फ्रॉग रैबिट ह्यूमन, लार्जेस्ट पोर्टल सिस्टम और रिलेटेड टू 4 एलिमेंट्री कैनाल वेन। और नाम से पता चल रहा है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम रिलेटेड टू विच ऑर्गन? लीवर। बात समझ में आए बोलो? ओके, समझे ही समझे बोलो? ये बोलो केवल समझने के लिए था कि वास्तव में इसमें कौन सी वैन इन्वॉल्व होकर एक हिपेटिक पोर्टल वैन बनाती। बात समझ में आए बोलो? और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्टल सिस्टम होता है, ठीक है? नहीं, ये नहीं पूछते, ये बहुत अंदर की बात होगी, ठीक है? आपको कोई नहीं पूछेगा कि लिनोगैस्ट्रिक वैन किस किस से रिलेटेड होती। मैंने लिख तो दिया है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है। बोलो फ्रॉग ह्यूमन, रैबिट ह्यूमन, बोलो। बात समझ में? या सबसे बड़ा पोर्टल सिस्टम कौन सा है, या लीवर से रिलेटेड पोर्टल सिस्टम कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन। ये तो फिर सब्जेक्टिव हो गया, बात समझना? ओके, अगर मैं ये नहीं बताऊं तो क्या होगा, आपको ये मतलब समझ में नहीं आएगा। मैंने आपसे क्या कहा, बायोलॉजी के अंदर कुछ चीजें समझाने के लिए बताई जाती। बोलो ऑब्जेक्टिव तो आपको पढ़ने के बाद पता चलना चाहिए वास्तव में ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जा सकता है। बोलो आपको ऐसा कभी नहीं पूछेंगे कि हिपेटिक वाटर सिस्टम का डिस्क्रिप्शन कीजिए या हिपेटिक वाटर सिस्टम पे बोलो शॉर्ट नोट्स लिखिए। क्लियर? हिपेटिक वाटर सिस्टम में आपको क्या बात ध्यान रखनी, मैंने तो सब बता दिया आपको, मेरी बात समझ में। बट अननेसेसरी इनको याद करने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत, केवल समझ में आ गया। सबसे पहले थिंग, सब मेल्स मिलेगी और एक पोर्टल वैन बनाएगी, स्पेसिफिक पोर्टल वैन बनाएगी। वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन या स्ट्रक्चर में जाएगी, फिर उस ऑर्गन की वैन निकलेगी, वो अपने नियर बाई एसवीसी आईवीसी में जाएगी, देन वो लेटर ऑन फाइनली हार्ट के अंदर जाएगी। ये आपके थीम दिमाग में रहनी। बात समझ? इसी को मैंने फॉलो करके तीनों पोर्टल सिस्टम बताया है। बात समझ रहे हो ना? ओके, तो पोर्टल सिस्टम में मतलब ऐसा भी पूछ लेते हैं कि बोलो सम वेन ए, बोलो ऑर्गन बी, पोर्टल वैन सी, बोलो ऑर्गन वैन डी, बोलो एसवीसी आईवीसी ई, हार्ट एफ। बताओ सही ऑर्डर क्या होगा? मेरी बात समझ में आए बोलो? तो पोर्टल सिस्टम की जो थीम है वो यही है कि कुछ वैन मिलेगी, मैं बार बार 10 बार मैंने रिपीट किया है, कुछ वैन मिलेगी, वो एक स्पेसिफिक पोर्टल वैन बनाएगी, वो स्पेसिफिक पोर्टल वैन स्पेसिफिक ऑर्गन या स्ट्रक्चर में जाएगी, फिर उस ऑर्गन की वैन निकलेगी, वो अपने नियर बाई एसवीसी आईवीसी में जाएगी, देन फाइनली हार्ट में जाएगी। बात समझ में आए बोलो? ओके। क्योंकि मैंने लिखा दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मैंने से सिर्फ याद करो। मेरी बात समझो ना? देखो मैंने क्या कहा, एक टीचर जो पढ़ाता है उसको तो मतलब सालों का एक्सपीरियंस है। मैं बात समझ रहा हूँ ना? मतलब हर चीज जो हमें याद है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो क्या बोल रहा हूँ कि हमें तो समझाना भी होता है। आपको मैं उसके साथ बता देता हूँ कि आपको ये याद रखना है, तो क्वेश्चन वही आएंगे। बात समझ रहे हो ना? ओके, तो नोट करो। यहाँ पर भी वही सेम सिस्टम फॉलो किया अपन ने।
ओके, इधर ध्यान देना। किडनी होने से बोलो रीनल पोर्टल सिस्टम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, किडनी होगी तो किडनी तो सब में ही होती है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ किडनी तो फिशी से चालू हो जाती है, बोलो क्या एवीज में नहीं होती है, क्या रेप्टाइल्स में नहीं होती है? तो किडनी होगी तो रीनल पोर्टल सिस्टम में आएगा जरूरी नहीं है। बात समझ ना, जो फिश और एम्फीबियंस में रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, और उसके बाद जब रेप्टाइल्स में नहीं होता, एवीज में नहीं होता, तो मैमल्स में भी नहीं होता। बहुत सारे करेक्टर ऐसे चलते आ रहे हैं ना। बोलो क्या बोल रहा हूँ कि ये पोर्टल सिस्टम फिक्स है कौन सा कैसा, ठीक है। इसमें फंक्शन ये है कि ये पोस्टीरियर वेन और पोस्टीरियर पार्ट से ये जो काम हमारी वेन्स लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड और वेस्ट प्रोडक्ट, वो ये लेके आएगी। अल्टीमेटली जाना तो हार्ट में ही है। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझना। हाँ, एडिशनल सिस्टम है ये पोर्टल सिस्टम, जस्ट एडिशनल सिस्टम। क्लियर? सर्कुलेशन का क्या है? एडिशनल सिस्टम, जिसकी अपनी साइंस है, अपना तरीका है। बाकी यहाँ आने के बाद मेरी बात समझो, उसके बाद तो सेम ही है ना। बोलो खाली ये इतना सा इसका अलग है, उसके बाद जाना तो इसको किस में, हार्ट में ही है। बात समझ लो ना। ओके, तो मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? ओके, पोर्टल सिस्टम समझ में आया बोलो? ओके, मैंने आपको बहुत इजी तरीके से पोर्टल सिस्टम बताया है। बोलो बात समझो ना, जिसको आप दिमाग में रख सकते हो, थीम रख सकते हो। मतलब बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखने से मतलब नहीं है, जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। पोर्टल सिस्टम क्या है, कितने टाइप का है, किसमें मिलता है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, कौन सा पोर्टल सिस्टम किस ऑर्गन से रिलेटेड है। आप समझ में आए बोलो? ओके, तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई बोलो? ओके, उसके बाद ये हमने देखा था पॉइंट नंबर 20, ठीक है। नाउ 21 मैंने लिखा है यहाँ पर ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्या लिखा बोलो? रक्त वाहिनियां, ठीक है। ओके, अब हम जानते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज को इंक्लूडिंग क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा आर्टरी, वेन एंड ब्लड, ठीक है। कैपिलरीज को ब्लड, ठीक है, वेसल्स कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या बता रहा हूं कि वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी वॉल में 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। जो इंटरना होती है उसको एंडोथीलियम भी कहते हैं, ठीक है। 3 मैंने कहा, एक बोलो ट्यूनिका, ठीक है, एक्सटर्ना, ठीक है। एक होती है नंबर 2 ट्यूनिका मीडिया, और एक होती है ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, या जिसको हम एंडोथीलियम भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह सकता हूं, ये नंबर 1 आउटर मॉस, क्लियर? आउटर मॉस, ये क्या होती है? मिडल, ठीक है। और ये क्या होती है? इनर मॉस, क्लियर? इनर मॉस सबसे अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा हूं, ओरिजिन, ठीक है, में कैसी होती है? मीजोडर्मल, ठीक है। ये ओरिजिन में कैसी होती है बोलो? ओरिजिन में कैसी होती है? मीजोडर्मल, ठीक है। ओके, और ये ओरिजिन में कैसे होती है बोलो? एंडोडर्मल, ठीक है, एंडोडर्मल। बात समझ में आए बोलो? ओके, फिर मैंने कहा आपको ब्लड कैपिलरीज, ये क्या होती है? एब्सेंट, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में क्या होती है? एब्सेंट। बोलो ये भी क्या होती है बोलो? ब्लड कैपिलरीज में क्या होती है? एब्सेंट। और ये क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में, इसका मतलब हुआ ब्लड कैपिलरीज में केवल क्या होती है? ट्यूनिका इंटरना,
इसलिए ब्लड कैपिलरीज बहुत पतली होती है। बाकी आर्टरी और वेन में क्या होती है, तीनों होती है। मेरी बात समझ में आए बोलो ओके। तो पहले ये नोट करोगे। ओके बोलो ओके। जब आपका जब आपका एम्ब्रियोलॉजी आएगा तो मैं एक थीम बनाता हूँ, ऊपर से लगा के नीचे तक पूरी बॉडी में एक्टोडर्मल क्या है एक साथ लिस्ट बनवाता हूँ, एंडोडर्मल क्या, मेसोडर्मल क्या, और वहाँ पर एक थीम बताता हूँ कैसे। बाकी तो हम पूरी बायोलॉजी जगह जगह बताते हैं। मैं आपकी परेशानी बिल्कुल समझ रहा हूँ, याद नहीं रहता कौन एक्टोडर्मल कौन। तो आपको याद हो जाएगा, एक टॉपिक आएगा जिसमें हम जब बोलो मोरुला ब्लास्टोला गैस्ट्रोला पढ़ते हैं, बात समझना ठीक है। हमारा एनिमल का डेवलपमेंट बोलो बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर गैस्ट्रोला में तीनों जर्मिनल लेयर का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो वहाँ पर मैं थीम बताता हूँ कि कैसे याद रखा जा सकता है। बोलो एक्टोडर्मल वाली कौन है, एंडो और मेजो वाली है। ओके, हर चीज का सॉल्यूशन है, बात समझ ना। ओके, ये मेरी बात समझ में, वहां पर पूरी बायोलॉजी के एक साथ में कलेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। ओके अच्छा, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, धमनी तथा सीरा में अंतर, ठीक है।
ओके, आर्टरी तथा सिरा में अंतर। एक तरफ लिख रहे हैं हम, बोलो आर्टरी, और एक तरफ वेन। कितने डिफरेंस हो सकते हैं वो यहाँ पर लिख रहे हैं, बचपन से हमने पढ़े हैं। बोलो पहली काम आर्टरी। आर्टरी का क्या कहेंगे, ये क्या करती है, हार्ट से, ओके, हार्ट से बोलो ब्लड को किसके ले जाती है, बॉडी, ठीक है, बोलो बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। जबकि वेन क्या करती है, बॉडी पार्ट्स से, बोलो वेन क्या करती है, ब्लड को कहाँ ले जाती है, बोलो हार्ट में, ठीक है। बात समझ में है। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि आर्टरी के अंदर ध्यान दो, जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। बोलो आर्टरी में जनरली, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड, बोलो ब्लड, ठीक है, होता है। मैंने कहा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। बोलो क्यों, वो हम पढ़ चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। बोलो यहां पर क्या बता रहा हूं, वेन में जनरली, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, होता है। एक्सेप्ट क्या बोलूंगा मैं, बोलो, ठीक है, एक्सेप्ट मैंने कहा पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आर्टरी होती है उसमें जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड की पीएच क्या है, 7.4। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टरी और वेन के अंदर जो ब्लड होता है उनमें पीएच किस में ज्यादा होती है, किस में कम होती है, ये पूछ ले, तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। बोलो पीएच ऑफ ब्लड इसमें क्या होती है, आर्टरी के अंदर, बोलो ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर पीएच ऑफ ब्लड जो होती है वो मैंने कहा कंपेरेटिवली, तुलनात्मक, ठीक है, तुलनात्मक क्या होती है, रूप से, ठीक है, कम होती है। तो क्या कारण है, उधर ज्यादा इधर कम है, तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। मैंने कहा, अभी बोला मैंने कि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है CO2 का ज्यादा होना। CO2 एक एसिडिक गैस है तो पीएच को डाउनवर्ड करती है। बात समझ में, मैंने क्या कहा, रीजन ये वेन, बोलो डी ऑक्सीजनेटेड, बोलो डी, मैंने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और CO2, ठीक है, और बोलो यहां पर, ठीक है, क्या लिख रहा हूं, बोलो ध्यान दो, मैंने कहा मोर CO2, ठीक है, CO2 इज ए एसिडिक गैस, ठीक है, सो pH बोलो डिक्रीज। बात समझ में, पहले बताओ शॉर्ट में लिखा, समझ में आ गया, बोलो आपको तीसरा डिफरेंस समझ में आया, बोलो ओके। ये कैसे लाइनें काम आती, एग्जाम में आ जाए कि आर्टरी और वेन के लिए क्या सही है। आर्टरी की पीएच वेन से ज्यादा होती है, वेन की पीएच, वेन में ब्लड की पीएच आर्टरी से ज्यादा होती है। पता चला 2 पॉइंट में कंफ्यूज कर दिया, बाकी तो ठीक है। अब हम तो भूल गए कि बोलो किस में ज्यादा और किस में कम, तो समझा हुआ होना चाहिए, क्लियर, ओके। नंबर 4, ठीक है, मैंने कहा जो आर्टरी होती है वो सुपर डीप सीटेड होती है और वेन जो होती है सुपरफिशियल होती है। आपके आईवी लगाया जाता है, आईवी मतलब इंट्रावीनस, जो भी आप यूं करते हो जो दिखती है आपकी उभरी हुई वो वेन होती है, क्लियर। बात समझ, जो पतले इंसान होते हैं उनमें ज्यादा उभरी हुई दिखती है और जो मोटे होते हैं उनमें नहीं दिखती है, सीधी सी बात है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझे बोलो ओके। तो आर्टरी होती है वो क्या होती है, सुपरफिशियल, ठीक है, सुपरफिशियल मतलब बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो स्किन पर ऊपर, ठीक है, स्थित, ओके। और मैंने कहा ये क्या होती है, डीप सीटेड, क्लियर, बोलो क्या होती है, डीप सीटेड, गहराई में स्थित, ओके। अब इसका गलत मतलब समझ मत लेना कि बहुत ज्यादा अंदर होती होगी, कंपेरेटिवली बात हो रही, कंपेरेटिवली आर्टरी थोड़ी सी नीचे होती है एज कंपेयर टू वेन, क्लियर। अच्छा, उसके बाद जो आर्टरी होती है उसकी वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है, क्लियर। और वेन की क्या होती है, थिन वॉल होती है, ठीक है। तो आपका कोई भी मेडिसिन ब्लड में पहुंचानी है
तो चाहे आर्टरी से पहुंचाए वेन से, वेन को चूज इसलिए करते हैं, एक तो उसकी वॉल थिन है और सुपरफिशियल है, तो फायदा ही फायदा है बोलो। एक तो ऊपर से दिख भी जाएगी और वॉल थिन है तो आपको थोड़ा सा पिक करेंगे, आपके ब्लड में बोलो इंजेक्शन चला जाएगा। बस वेन आर्टरी की वॉल क्या होती है, थिक होती है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अगर मैंने बोला कि सपोजेड, मैंने कहा इसकी वॉल थिक है, मेरी बात को समझना, इसकी वॉल थिन है, ठीक है, तो जिसकी वॉल थिक होती है उसकी ल्यूमन क्या होती है, नैरो होती है। ल्यूमन मतलब समझ के बोलो, इसकी क्या होगी बोलो, आप कहोगे नैरो ल्यूमन, ठीक है। शंकरी गुहा, अरे शंकरी गुहा, ठीक है, हाँ। सर ठीक है, हाँ, ओके ओके ओके। ये डीप सीटेड, क्लियर, और ये सुपरफिशियल। मैंने आर्टरी से समझ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको समझ में तो आई क्या बोलो? ओके। ये नैरो और ब्रॉड समझ गए बोलो, ठीक है। ये अगर वॉल थिक है तो गुहा कैसी होगी, नैरो होगी, और वॉल थिन है तो गुहा इसकी कैसी होगी बोलो, ब्रॉड या चौड़ी होगी। बात समझ में? अच्छा, नंबर 7, इसके ल्यूमन में कोई वाल्व नहीं होते, जबकि वेन के अंदर क्या होता है, वाल्व होते हैं। क्लियर? ताकि ब्लड जा सके, वापस आ नहीं सके। आप सोचो कि चलो आर्टरी का तो काम क्या है, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना, ठीक है, लेकिन वेन को तो लाना होता है। तो अगर लाना होता है तो बोलो अगर वॉल नहीं होंगे तो बोलो वो नीचे चला जाएगा। अरे समझे समझे बोलो, सर्कुलेशन रहता है, बोलो सर्कुलेशन से चलता रहता है। क्लियर? तो मैंने कहा वॉल एब्सेंट, ठीक है, इन ल्यूमन, बोलो वॉल एब्सेंट इन ल्यूमन, ओके। और इधर क्या होगा बोलो, प्रेजेंट, ठीक है। अरे समझे समझे बोलो, नोट करोगे? मैं जो डिफरेंस बताना चाह रहा था समझ में आया बोलो आपको? ओके।
तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन, बोलो डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है आर्टरी के लिए क्या सही कथन सत्य नहीं, क्या सही है आर्टरी और वेन में, क्या डिफरेंस सही नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक के बारे में पता दूसरे का तो उल्टा है। स्पेशली पीएच वाले में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, बाकी तो फैक्ट सब ध्यान रहते हैं। पीएच वाले में रीजन पता होना चाहिए, याद नहीं करना है किस में ज़्यादा और किस में कम है, आपको रीजन पता होना चाहिए। इसमें CO2 ज़्यादा होगा, उस CO2 एक एसिडिक गैस है, तो उसकी पीएच को कंपेरेटिवली थोड़ा डाउन करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि बोलो जो वेन होती है उसका पीएच ऑफ ब्लड जो है वो क्या होता है, थोड़ा एज कंपेयर टू आर्टरी कम होता है। बात समझ में आए बोलो ओके, बात समझ में आए बोलो। ठीक है, अगर इसकी वॉल थिक है तो ये मोर मस्कुलर होगी, और मस्कुलर। ओके, और ये क्या होती है, लेस मस्कुलर। ठीक है, को भी अगर ट्रीटमेंट देते हैं तो इमरजेंसी के बेसिस पे देखा जाता है कि उसको टेबलेट देनी चाहिए, आईएम देना चाहिए, आईवी देना। आईवी का मतलब है क्विक एक्शन, मतलब आपके ब्लड में डायरेक्ट पहुंचा दिया। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, पहले मसल में जाएगा फिर एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा। और टेबलेट का मतलब है कि और स्लो, पहले आपके बोलो जाएगा बॉडी में, फिर लीवर, बोलो लीवर से वो अपने जहाँ भी काम एक्शन करना वहाँ जाएगा। मतलब बात समझ में, तीनों चीज़ों सेम काम करती है, बट जो काम करने का जो तरीका है वो अलग है। प्लस ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब टैबलेट या इंजेक्शन लेने के बाद कितनी देर में काम करेगा वो डिपेंड करता है कि आपका मोड ऑफ मेडिसिन पहुंचाने का क्या है। टैबलेट फॉर्म है, बोलो टाइम लगेगा, आधा एक घंटा तो लगता ही है। अगर आपने आईएम दिया तो भी टाइम लगेगा, आईवी दिया तो क्विक होगा। क्लियर, इसलिए जब भी जिनकी सर्जरी करते हैं और उनको पेन किलर वगैरह देते हैं या कुछ भी तो आईवी देते हैं सब। बात समझ लो ना, आईवी मतलब समझ के बोलो क्विक, बोलो जैसे डायरेक्ट ब्लड में पहुंचा दिया तो वो फिर मॉलिक्यूल अपने एक्शन पॉइंट पे जाकर के काम करता है। ठीक है, ओके। आईएम आईवी नहीं समझे, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेन दो तरह के इंजेक्शन होते हैं ना। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, तो मसल में इंजेक्शन लगाया जाता है हाथ के कहीं भी बटक पे, बात समझना। एक होता है आईवी, आईवी का मतलब इंट्रा वीनस, डायरेक्ट ब्लड में ही, आपके वेन के थ्रू ब्लड में इंजेक्शन। ठीक है, हो गया बोलो। तो ये तो हम सब स्टडी कर रहे थे, सारे समझ में आया बोलो। अब क्या होता है कि सर्कुलेटरी में एक तो हम हार्ट और ये सब चीज स्टडी करते हैं, अब हम एक करते हैं ब्लड। क्या पढ़ते हैं बोलो, ब्लड। तो अब मैं क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, बोलो ठीक है, ब्लड स्टडी कर रहा हूँ और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो पहले जनरल बातें करते हैं। सबसे पहले तो ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है। ठीक है, हार्डेस्ट टिश्यू पूछे तो बोन है, हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछे तो इनेमल है। क्लियर, तो मैंने कहा ब्लड, ठीक है, बॉडी का सबसे सॉफ्ट, ठीक है, टिश्यू। ओके, कोमल तम उत्तक। ठीक है, मैंने कहा कोमलतम उत्तक, ठीक है, होता है।
तो इसका मतलब यहाँ से पता चला ब्लड इज ए टिश्यू। बोलो ये भी बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता, ब्लड क्या होता है, तो ब्लड इज ए टिश्यू। क्लियर? ओके, यहीं पे नोट करके मैंने लिखा हार्डेस्ट। क्लियर? बोलो टिश्यू इन अवर बॉडी। क्लियर? कभी भी पूछे तो कौन है? बोन। ठीक है, कौन है? बोलो बोन। ठीक है, और मैंने कहा हार्डेस्ट, बोलो हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, बोलो अगर पूछे तो कौन है? बोलो इनेमल। ठीक है, बोलो अस्थि। ठीक है, और इनेमल। ठीक है, वापस आ जाते हैं। पहला पॉइंट लिखा ब्लड इज ए सॉफ्टेस्ट टिश्यू। तो भाई टिश्यू तो हमारे अंदर चार तरह के होते हैं। हमारे अंदर बोलो एपिथेलियम टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मस्कुलर टिश्यू भी होता है। ठीक है, तो ये कैसा टिश्यू है? नर्वस टिश्यू भी होता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड बोलो कनेक्टिव। ठीक है, टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। ठीक है, बोलो संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर दिमाग में आता है कनेक्टिव टिश्यू फिर तीन तरह के होते हैं। बोलो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी होता है, बोलो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, और मैंने कहा आपको एक आपका जो है बोन और स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू भी होता है। तो ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? टिश्यू में बोला तो कनेक्टिव टिश्यू आए। कनेक्टिव टिश्यू में तीन टाइप के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड कैसा होता है? वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? ओके, तीसरा पॉइंट क्या बता रहा हूँ, पहले जरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ब्लड, ठीक है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, इतनी बात लिखी, लेकिन तुरंत बता रहा हूँ ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। टोटल ब्लड जो है वास्तविकता में कनेक्टिव टिश्यू है तो सही, लेकिन उसको हम सच्चा नहीं झूठा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का एक मेन करेक्टर है जो ब्लड में नहीं होता। कनेक्टिव टिश्यू का करेक्टर होता है फाइबरस मैट्रिक्स, फाइबरस युक्त मैट्रिक्स, फाइबरस कंटेनिंग मैट्रिक्स, जबकि ब्लड जो होता है उसकी मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं होते। क्लियर? इसलिए ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर भी उसको क्या माना जाता है? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। ठीक है, बोलो ब्लड, ब्लड, ठीक है, को मैं आपको कह रहा हूं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, माना जाता है। क्योंकि क्योंकि बिकॉज इसकी मैट्रिक्स, क्लियर, मैट्रिक्स फाइब्रस फ्री होती है। ठीक है, बोलो फाइब्रस फ्री। ओके, तंतु रहित, बोलो फाइबर्स फ्री, तंतु, ठीक है, रहित होती है। बाकी जनरली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर कोलाजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, मतलब मैट्रिक्स में फाइबर जरूर होते हैं, जबकि वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड ऐसा होता है जिसकी मैट्रिक्स क्या होती है? फाइबर्स फ्री होती है। आज समझ में आए? बोलो ओके। उसके बाद मैंने कहा टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा ब्लड, ठीक है, इन बॉडी। अगर कभी पूछे तो मैंने आपको पहले ही बताया 4 से 5 लीटर। क्लियर? आइडियली 5 लीटर बोलते हैं, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, 4 to 5 लीटर। क्लियर? ओके, तो एक बार ये 5 बातें नोट करोगे। ठीक है, ठीक है,
ओके ये ओके बात समझ में आए बोलो। तो जनरल बातें बताइए कि ब्लड है क्या। ओके तो ये पता चला ब्लड इज ए वैस्कुलर कनेक्टिव, एयर ब्लड इज ए वैस्कुलर कनेक्टिव। ओके ये तो अगर हमें कोई ये लाइन दे के पूछे क्यों, तो हमें बताना है फाइबर्स में, बाकी ब्लड इज ए वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बात समझ में। अब हमें ब्लड स्टडी करना है तो पहले ब्लड का कंपोजिशन देखना पड़ेगा। क्लियर। ओके क्या लिख रहा हूं मैं बोलो। मैंने कहा ठीक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है रक्त का केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त का रासायनिक संगठन। ठीक है देखो ब्लड जो होता है उसमें एक होता है प्लाज्मा जो 55% पार्ट होता है। बोलो ध्यान दो इधर। एक होता है ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स जिनको कह सकते हैं, वो 45% पार्ट होता है। ठीक है तो जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर एक होता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक। ठीक है इनऑर्गेनिक पार्ट, और एक होता है बोलो ऑर्गेनिक पार्ट। क्लियर। ऑर्गेनिक पार्ट जो इनऑर्गेनिक होता है उसके अंदर एक तो वाटर होता है। ठीक है उसके अलावा मैंने कहा सॉल्ट्स होते हैं ब्लड में, NaCl। ठीक है ACl अगर मैं आपको बताऊं ब्लड के अंदर NaCl होता है, KCl होता है, NaHCO3 और KHCO3। ठीक है बोलो ये सब सॉल्ट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, KCl और NaCl। और ये तो ब्लड के अंदर बोलो बफर बनाते हैं जिसके ब्लड की पीएच हमेशा 7.4 ही रहती है। क्लियर। उसके अलावा और देखें इनऑर्गेनिक पार्ट, तो ब्लड के अंदर क्या होते हैं बोलो मिनरल्स होते हैं। ठीक है मिनरल में ब्लड में Na+ भी होता है, K+ भी होता है, Cl- भी होता है, CO3- भी होता है, SCO3- भी होता है। क्लियर। बोलो कैल्शियम+2, ये सारे ब्लड के क्या है मिनरल्स है। ब्लड में गैसेज भी होती है, बोलो ब्लड में O2 भी होती है, CO2 भी होती है और N2 भी होती है। क्लियर। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, हम ना O2 लेते हैं ना CO2 निकालते हैं, हम एयर लेते हैं और एयर ही निकालते हैं। और एयर अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली ब्लड में बोलो N2 तो पहुंचेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एयर में क्या है बोलो N2 है। O2 CO2 जाएगा, बस फर्क ये है कि जो हम इनहेल करते हैं एयर उसमें O2 ज़्यादा होता है, CO2 कम होता है। जो हम एक्सेल करते हैं एयर उसमें CO2 ज़्यादा O2 कम होता है। आज हम बचपन में हमें बोला गया कि हम O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ऐसा नहीं, हम एयर ही लेते हैं और एयर ही।
बात समझ में? इनहेल और एक्सेल दोनों एयर का ही करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक पार्ट की बात करूं तो ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो एक तो मैंने कहा बोलो ब्लड प्रोटीन, ठीक है, बोलो ब्लड प्रोटीन होते हैं। अब ब्लड प्रोटीन भी कितने ब्लड में? 4 है, बोलो कितने हैं? बोलो 4, ओके। एक है एल्ब्यूमिन, एक कौन सा है? बोलो एल्ब्यूमिन, ठीक है। बोलो एक है ग्लोब्यूलिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, एक है बोलो फाइब्रिनोजन, ठीक है। बात समझ में? बोलो ये 4% होता है, ये 2% होता है, ये दोनों मिलकर ऑलमोस्ट 1%। क्लियर? बोलो ब्लड प्रोटीन 7 से 8% होता है, तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रोटीन कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। क्लियर? उसके अलावा और ऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है? तो मैंने कहा ग्लूकोज होता है जो डाइजेशन से आएगा। और क्या होता है बोलो ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर? तो मैंने कहा ब्लड के अंदर आपको पता होना चाहिए, बोलो क्या होगा? फैटी एसिड, ठीक है, एंड ग्लिसरॉल भी होगा। और क्या होगा बोलो अगर हम देखें तो ब्लड में यूरिया भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा। और समझ में आई? थोड़ी मात्रा में तो होता ही है, बोलो। हाँ, ब्लड में यूरिया बढ़ जाए तो प्रॉब्लम है, ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ गया तो हम बोलते गाउट हो गया, ब्लड में यूरिया बढ़ गया तो यूरेमिया हो गया। बात समझ में आए? यूरेमिया। क्लियर? ओके। तो मेरी बात समझ में आए? और ब्लड सेल्स जो है वो 3 तरह की होती है, बोलो एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। बात समझ में आए? बोलो। उसके बाद आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? बोलो इरिथ्रोसाइट, ठीक है, सेल। डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? ल्यूको, बोलो ल्यूकोसाइट सेल, ठीक है, ल्यूकोसाइट सेल। तो इसने कहा मेरा भी नाम रखो ऐसा, इसका क्या होता है? बोलो थ्रोम्बोसाइट सेल, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आए? बोलो, नोट करो। ओके फ्रेंड, आज फिर एब्सेंट हो गई।
यूरिक एसिड एक बार नोट कर लो, स्पेशल नोट, ठीक है। क्या बोलो? ओके, स्पेशल नोट, मैंने कहा नंबर 1 एक होता है जब ब्लड में यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है तो गाउट डिजीज, ठीक है, होता है। आ समझ में? टर्मिनोलॉजी होती है एक पोलीयूरिया। पोलीयूरिया मतलब यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है। एक होता है ओलिगोयूरिया, ठीक है, यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज, ठीक है। एक होता है यहाँ पर बोलो ग्लाइकोयूरिया, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है। एक होता है ठीक है मेटोयूरिया, ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन। बात समझ में आए बोलो, ठीक है। एक होता है यूरेमिया, यूरेमिया, ठीक है। क्या लिखा मैंने बोलो? यूरेमिया, यूरिया इंक्रीज इन ब्लड, ठीक है। रिनल स्टोन, ठीक है, केमिकली क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, होते हैं। इसलिए जिनको बार बार किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है उन्हें डॉक्टर कहते हैं आपको टमाटर और पालक कम खाना चाहिए। टमाटर और पालक दोनों में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड, क्लियर? ओके, क्योंकि रीनल स्टोन वो क्या होता है? क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, ठीक है।
तो जस्ट टर्मिनोलॉजी, बात समझ रहे हो, बोलो ओके। वापस आ जाए हम हमारे जहाँ पे थे, हम पे यहाँ पढ़ रहे थे ब्लड का कंपोजिशन। अब जब हम ब्लड का कंपोजिशन पढ़ते हैं तो आपको पता चल गया प्लाज्मा क्या है और ब्लड सेल्स क्या है। तो ब्लड में ब्लड सेल्स आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट को डिटेल से पढ़ा जाता है। मतलब यहीं पे हम पढ़ते हैं आरबीसी के कितने करैक्टर है, आरबीसी की क्या क्या विशेषता है, बात समझ क्या काम करती है, एवरीथिंग। डब्ल्यूबीसी बोलो ग्रेनुलोसाइड है, ग्रेनुलोसाइड डब्ल्यूबीसीटी की जितने टाइप है उन सब का काम, एवरीथिंग। और प्लेटलेट्स उसके सब कुछ का मतलब साइज, लाइफ स्पान बोलो, एवरी शेप, एवरीथिंग बोलो हम स्टडी करते हैं, वही ब्लड की स्टडी होती है, ठीक है। लेकिन हम जब बोलो ये पढ़ते हैं, ये तो हमें पढ़ना ही है, बोलो हम इसके अंदर हमें पता होना चाहिए ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा पार्ट क्या होता है, ब्लड प्रोटीन। तो हमें इन ब्लड प्रोटीन के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए, क्लियर। तो अब आपको मैं क्या हेडिंग डलवा रहा हूँ ये नोट कर लिया बोलो आपने, ठीक है। ये तो जस्ट टर्मिनोलॉजी, आप समझ ना। पोलीयूरिया, पोली मतलब ज्यादा, यूरिया मतलब यूरिन, बिकॉज हम यूरियोटेली के बात समझ ना। ओलिगो यूरिया, ओलिगो मतलब कम, यूरिया मतलब यूरिन, बात समझ में। तो यूरिन का वॉल्यूम का कम होना, ठीक है। ऐसे ही होता है नेक्टूरिया, बोलो रात में यूरिन करना ज्यादा, ठीक है। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। डिसयूरिया, डिस का मतलब होता है पेनफुल, तो पेनफुल यूरिन होता है उसको बोलते हैं डिसयूरिया, क्लियर। ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। मेटूरिया समझ के बोलो, ठीक है, कि ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन। कीटोनूरिया बोलो, बात समझ ना, ठीक है। मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। एल्ब्यूमिनुरिया, यूरिन में एल्ब्यूमिन का प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये डी फॉर्मेलिटीज है, बात समझ। नॉर्मली कभी भी यूरिन में ब्लड प्रोटीन नहीं निकलता। यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म मैंने बताई बोलो, ना कभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट निकलेगी, ना ही कभी ब्लड प्रोटीन निकलेगा। नॉर्मली किडनी जब काम करती है, ठीक है। एम नॉर्मलिटी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो गया ये बोलो। अब मैं क्या बता रहा हूँ बोलो, ठीक है। ब्लड प्रोटीन मतलब हमें ब्लड में ये सब स्टडी करना है, बट हम पहले अभी क्या कर रहे हैं बोलो, ब्लड प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा हेडिंग डाली बोलो ब्लड प्रोटीन, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या बता रहा हूँ, ब्लड में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक, ठीक है, पार्ट में ब्लड प्रोटीन, ठीक है, ही होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रोटीन, ठीक है, का जनरली सिंथेसिस, ठीक है, लीवर द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोटीन में पहला, अगर मैं एल्ब्यूमिन की बात करूं तो अब एल्ब्यूमिन से रिलेटेड बातें यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले 4%, ठीक है, ऑफ बोलो 4%, ठीक है, ऑफ मैंने कहा टोटल, ठीक है, टोटल प्रोटीन। जब टोटल प्रोटीन ही, मैंने कहा ब्लड प्रोटीन ही 7 से बोलो मैंने कहा यहाँ पर, ठीक है, बोलो 8% होता है, तो उसमें से 4% तो अकेला ही कौन होता है, एल्ब्यूमिन। मतलब ये क्या हो गया बोलो, मैक्सिमम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है। उसके बाद इसका सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस बाय लीवर, ओके। उसके बाद बोलो ये इसका काम क्या होता है, ये BCOP बनाता है। क्या बनाता है, BCOP। पहले बताया मैंने ब्लड
बोलो कोलाइडल, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, बोलो को बनाता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू बोलो 25 से 35 mm ऑफ Hg होती है, ऑन एवरेज 30 mm Hg होती है, और ये ब्लड में से चीज़ों को जाने से रोकता है। क्लियर? तो मैंने ये बता दिया ये BCOP को बनाता है, दैट्स ऑल। अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होगा, चीज़ों को ब्लड में होल्ड रखने की कैपेसिटी यही देता है, ठीक है। बोलो जिसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ BCOP मैंने कहा 25 to 35 mm ऑफ Hg। ये किसके बारे में बताया मैंने आपको, एल्ब्यूमिन। नंबर 2 कौन सा है, बोलो ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन। ओके, ग्लोबुलिन के लिए पहली बात 2%, ठीक है, 2% ऑफ टोटल, ठीक है, ब्लड प्रोटीन। टोटल ब्लड प्रोटीन का 2% होता है, 7 से 8 में से 2% ये होता है। कभी पूछ लेते हैं रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है, कभी भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 2:1, और पहले ग्लोबुलिन फिर एल्ब्यूमिन हो तो 1:2, एक 4% है और एक 2% है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर बोलो सिंथेसिस, ठीक है, तो सिंथेसिस मैंने लिखा यहाँ पर मेनली, ठीक है, बोलो मेनली लीवर, मेनली बाय लीवर। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो वर्क है वो है मेटल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड बोलो किल माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स। कैसे, तो ये खुद 3 टाइप का होता है, बोलो टाइप्स ऑफ, मैंने कहा ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन एक अल्फा ग्लोबुलिन होता है, बोलो एक बीटा ग्लोबुलिन होता है, एक बीटा ग्लोबुलिन होता है, और एक क्या होता है, बोलो गामा ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है। जो अल्फा ग्लोबुलिन होता है, अगर मैं निर्माण या सिंथेसिस की बात करूं, ओके, बोलो सिंथेसिस की बात करूं तो ये लीवर द्वारा, बाय लीवर, बोलो बाय लीवर, ठीक है, बट बाय लिम्फोइड ऑर्गन, बाय लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। ओके, लिम्फोइड ऑर्गन मतलब स्प्लीन, समझ के बोलो, आपको बात समझ में, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ा, मेनली बाय लीवर, बात समझ रहे हो ना। ओके, उसके बाद वर्क की बात करूं, कार्य की बात करूं, तो बोलो इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, क्लियर, ऑफ कॉपर। इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑफ आयरन। और इसका काम क्या होता है, बोलो वर्क होता है किल, मैंने कहा माइक्रोब्स। क्लियर? क्योंकि आप जानते ही हो गामा ग्लोबुलिन को हम आगे जाकर इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, और एंटीबॉडी बनाकर वो माइक्रोब्स को किल करती है। इसका मतलब हुआ ये काम समझ में आया, मेटर ट्रांसपोर्ट एज वेल एज किल माइक्रो। बोलो ये किसके बारे में बताया मैंने, ग्लोबुलिन के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा तीसरा कौन सा प्रोटीन है, बोलो प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, बोलो मैंने लिखा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, एंड फाइब्री, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। इसके लिए पहली बात बोलूं तो मैंने कहा कि 1% ऑफ टोटल प्रोटीन, 7% टोटल होता है, उसका ये केवल क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली दोनों मिलकर 1%। दूसरी बात बोलूं तो मैंने कहा सिंथेसिस क्लियर बाय लीवर। ओके, चौथी बात क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस, बोलो के लीवर में सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस के समय विटामिन के, बोलो की प्रेजेंस, ठीक है, बोलो रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड होती है। लाइन समझ में आए बोलो आपको, प्रोथ्रोम्बिन का जब सिंथेसिस लीवर में होगा तो किसकी रिक्वायरमेंट, किसकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, विटामिन के की। इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तो प्रोथ्रोम्बिन कम बनता है, तो हमारी ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म भी डिले हो जाती है, ठीक है। ओके, क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर जब मैं प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगा तो प्लेटलेट्स का काम ही क्या है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग,
तो मुझे आपको 13 पूरे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बताने पड़ेंगे और ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म भी बतानी पड़ेगी। बात समझ रहे हो ना? ओके, तो वो आपको इसका रोल वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो मेरी बात समझ में आए। इसका बाद इनका काम क्या है, वर्क क्या है, तो हम कहेंगे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, बोलो ये वाले ब्लड प्रोटीन किस में हेल्प करते हैं? रक्त का स्कंदन बनाने। आप समझ रहे हो ना? तो तीनों ब्लड प्रोटीन का सिंथेसिस, तीनों का काम मैंने आपको बताया। ठीक है, बात समझ में आई मेरी आपको? ओके, हो गया ये नोट? बोलो। इसको स्मॉलेस्ट बोला तो लार्जेस्ट कौन होंगे? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, वो लार्जेस्ट होते हैं। क्लियर? ये स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, सीओपी वाली बात मैंने पहले भी बताई आपको। उस समय जब बीसीओपी आया था तो मैंने बोला था इसको एल्ब्यूमिन बनाता है। आज एल्ब्यूमिन आया तो उसका काम बता दिया। आप समझ रहे हो ना? ओके, से ये ये तो वैल्यू इसलिए हमें पता रहती है क्योंकि हम यूरिन फॉर्मेशन की जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में तो सारी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमें पता रहता है। क्लियर? इसलिए बाकी कोई वैल्यू नहीं पूछते। ये इसलिए ध्यान रहती है क्योंकि इसे हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं। आप समझ ना? ओके, ऐसा समझ बोलो।
ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर, अपना कॉपर, आयरन। सारी बातें समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, हो गया। भाई लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या होता है बोलो? इससे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन कौन है? हाँ, ओके ओके। और इसमें एक क्या लिख देंगे? लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन, ठीक है, सबसे बड़ा ब्लड प्रोटीन। ठीक है, हो गया।